Hello dear students and welcome to EduTab. So guys, if you are preparing for NABARD Grade A 2025, this video is for you. तो गाइज नोटिफिकेशन आ चुका है एंड नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम होने वाला है फेज़ 1 का एंड आई होप आपने अपने फॉर्म फिल करके अपने अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। बट इस प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी होता है गाइज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, उनको समझना कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या निकलता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और उसको हमें क्या उस पर स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कौन से हमें नहीं करने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए। तो ये सब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इस वीडियो में हमने आपको पिछले 2 सालों के कंपाइल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं विद सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ये दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो इससे आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ये इस साल 2025 में आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में कुछ बता देता हूँ सो दैट इफ़ यू नीड अ सोर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम यू हैव समथिंग रेडी फॉर यू। तो गाइज वैसे तो हमारे कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू अ वेरी सिंपलर एंड वेरी इजी वे टू गो अबाउट इट। आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज के टैब। सेकंड नंबर पे है आपका नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जो अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, उनको अपने टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इन सब कोर्सेज पे हम आपको 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज कैपिटल सुपर 75। सो दिस इज द कूपन कोड। फिर लाइव क्रैश कोर्स है आपका नाबार्ड का एक, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लिए है, जिसमें आपको दोनों के लिए फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2 सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, सॉल्व PYQs मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। आप डिटेल्स यहाँ ब्रोशर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे भी आपको 72% डिस्काउंट मिल रहा है एंड द कूपन कोड इज नाबार्ड 72। आप और देखेंगे तो ये सिल्वर कोर्स है गाइस, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलती हैं, बट दिस इज ओनली फॉर फेज़ 2। और ये है गाइज हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आपको गोल्ड कोर्स में हर वो कंपोनेंट मिलता है जो आपको अपने नाबार्ड की तैयारी के लिए ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फेज़ 1 में क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, या ARD ESI हो, या फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, डिस्क्रिप्टिव ESI, डिस्क्रिप्टिव ARD का पेपर हो और ऑब्जेक्टिव पेपर भी। सबके लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स हैं हर चैप्टर के, समरी शीट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चंस भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। तो कम जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद अस। और सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए, आप नीचे आइए, आप हमको फैकल्टी मेंबर्स को जानिए। पहले आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस दी हुई हैं, ये देखिए नीचे ARD की ESI की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी हैं। आप पहले हमारी डिलीवरी देखिए, हमारा कंटेंट चेक कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए विच कोर्स यू वांट टू एनरोल फॉर। चलिए गाइस, ये था हमारे कोर्सेज के बारे में। अब शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फॉर द ईयर 2024 एंड फॉर द ईयर 2023। सो ऑल द वेरी बेस्ट। Hello my dear students and welcome back to the channel. So guys, in this session we will be discussing NABARD grade A previous year paper for for phase 1 for the year 2023. So guys, ये previous year paper है, memory based एक paper है, जिसको हम solution आज देखेंगे इस session में। Now the purpose of this session is to basically help you to understand कि किस level के questions आपके exam में आते हैं, कैसे उनको tackle करना होता है in a time bound manner, and you know you'll also understand कि what is the difficulty level of the questions जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो that is the purpose of this session. तो don't forget to like the session guys और end तक देखिएगा, this will definitely help you to boost your confidence and to give you morale, right, for your तो चलिए guys शुरू करते हैं अपना previous year paper 2023. तो guys I'll read out the question to you and I'll explain the solution to you.
You can find the PDF of this session in our Telegram channel. The link for our Telegram channel has also been given in the description of the video itself. तो come join us and start your preparation. शुरू करते हैं guys. तो पहला क्वेश्चन है डबल फेलियर का क्वेश्चन है. यू आर गिवन टू ब्लैंक्स इन अ सेंटेंस एंड वी हैव टू फाइंड द राइट पेयर ऑफ वर्ड्स टू फिट हियर. तो पहला सेंटेंस है द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन तमिलनाडु ममता बनर्जी एंड एम.के. स्टालिन रिस्पेक्टिवली हैव जॉइंटली प्रपोज्ड अ डैश ऑफ नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स. ओके, ये क्योंकि ये आई थिंक ये दूसरी पार्टीज के हैं, टीएमसी का है कोई दूसरी पार्टी का, तो इन्होंने क्या किया है, नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स का जॉइंटली एक प्रपोजल दिया है किसी चीज का. द इनिशिएटिव इज स्टिल डैश एंड देयर इज नो क्लियर एजेंडा और अ डेफिनेट डेट बट द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इज एम्पली क्लियर. तो उसने बोला है कि दे हैव प्रपोज्ड अ bond doesn't make sense. The initiative is still hectic, doesn't make sense. Proposed a standard of non-BJP standard doesn't make any sense. Convention हो सकता है, settlement हो सकता है, settlement भी नहीं हो सकता है, settlement of no. Guys, I think the clear answer is option C. Have proposed a convention of non-BJP chief ministers. The initiative is still nascent. Nascent is young. मतलब in its in its preliminary stage, initial stages. So the initiative is still young and there is no clear agenda or definite date, but the political context is amply clear. So option C is your answer here. Next question, guys. Dokra or dhokra is a non-ferrous metal dash that has been used in India for over 4,000 years. Okay, dash, the handicraft is still prepared by hand by village artisans of Odisha without the involvement of any machines. Okay, dokra or dhokra is a non-ferrous metal dash. Metal is adjective, so it should be noun. Metal casting, metal aiming doesn't make sense. Metal is adjective, so it should be a noun. Metal drafting or metal bending. No, it's not drafting. Drafting doesn't make, draft is when you write something, right, or paint something, so that's drafting. But casting and bending, these could be the potential answers. So dokra is a non-ferrous metal casting or bending that has been used in India for over 4,000 years. Alluringly or repulsively, repulsively is when you hate something, so that doesn't make sense. He is talking about the positive aspect of dokra here. So the clear answer is option A. Dokra or dhokra is a non-ferrous metal casting that has been used in India for over, casting is वो जो cast जिसको हम बोलते हैं ना, कि जिसके अंदर कोई चीज मेटल की चीज डाल के उसको बनाया जाता है, for over 4,000 years. Alluringly, when it attracts people, alluringly यही बनता है. Alluringly, the handicraft is still prepared by hand by village artisans. So option A is your clear answer. Next question, guys. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's remark that the state could become Kashmir, West Bengal or Kerala if voters dash a mistake could have been at any other time or context laughed at for stretching dash. If voters dash a mistake, pledged a mistake, pledge is कोई promise करना, no. Committed a mistake, yes. Confide किसी को अपना राज की बात बताना, तो mistake में confide नहीं होता. Bounded a mistake, committed ठीक लग रहा है मुझे, but आगे देखते हैं. Committed a mistake could have been at any other time or context laughed at for stretching credulity or stretching credit, doesn't make sense, guys. Clear answer is option B. Okay, if voters commit, UP Chief Minister Adityanath remarks that the state could become Kashmir, West Bengal or Kerala if voters committed a mistake could have been at any other time or context laughed at for stretching credulity. Next question, guys. Question number 4. For a certain type who rely on dash in their politics, dash that can act as a dog whistle is a key weapon in an electoral battle. So for a certain type who rely on dash in their politics, liberalism, conservatism, okay, insularity or bigotry. I don't think insularity can fit here. Cogency, that connect, no, cogency is when you are cogent, when you are when you work together. So conservation, it doesn't make working together. Liberalism, soundness that can act as, soundness doesn't, rhetoric is the right, guys. So option D is the correct answer. For a certain type who rely on bigotry, that means who are biased in their politics, rhetoric that can act as dog whistle is a key weapon in an electoral battle. So option D is your correct answer. Next question, guys. Okay, now what I've given, part of a sentence is highlighted. You need to find the best replacement for the highlighted sentence. Improvement basically to make the sentence grammatically and meaningfully correct. So we have to find the correct replacement for the bold part. A 54-year-old man have been arrested
for marrying 14 women across the country, duping them of lakhs of rupees. A 55-year-old man has होना चाहिए था. Has been arrested for, has arrested no, have arrested for no, had been arrested अगर past में होता तो. But the clear answer is option A. A 54-year-old man has been arrested for marrying 14 women across the country. Next question. In Parliament recently, Prime Minister Narendra Modi and Congress leader Rahul Gandhi had a heated debate on the scope and limits of Indian federalism. In Parliament recently, Prime Minister Narendra Modi and Congress leader Rahul Gandhi have a recently तो have तो नहीं आ सकता. had a heating debate, नहीं, heated debate ही होता है. has नहीं हो सकता क्योंकि and है तो 1+1 में तो ऐसा ही नहीं सकता. Having a heated debate, nahi guys, no improvement. The sentence is absolutely correct as it is. They had a heated debate on the scope and limits of Indian federalism. So the sentence is absolutely correct. Next question guys. A 2-year-old girl in Andhra Pradesh accidentally fell onto a vessel of hot sambar on her birthday on Sunday. Onto nahi into hona chahiye tha, but chalo dekhte hain. Fell in, fell onto, fell into, वही ना, fell in या fell onto doesn't make sense. Fell into a vessel of hot sambar या fell into a fall into नहीं, fell into accidentally on her birthday. तो past की बात चल रही है, अपने birthday वाले दिन वो गिर गई. So it should be a 2-year-old girl in Andhra Pradesh accidentally fell into a vessel of hot sambar. So it should be option number C here. Okay, because whenever you fall inside of something, we have to use preposition into, not onto. Next question guys. 33 people were injured when a Himachal Road Transport HRTC bus met with an accident होता है. मेरे चलिए तो मतलब वैसे ही समझ आ रहा है. तो HRTC bus met on an accident in Shimla. Met an accident, met with an accident, met to an accident, met off an accident. Clear answer is option B. The HRTC bus met with an accident in Shimla district. So option B is a clear answer. Next question guys. ABG Shipyard Limited, one of India's largest private sector shipyard firms, has been booked by the CBI for defrauding 28 banks to the tune of होता है, tune at नहीं होता, वो instinct है ना, तो tune to, tune for, ट्यून ऑन या ट्यून ऑफ, ये देख लो. पहले अगर आपको कोई क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट की, तो आप क्वेश्चन दिखते ही आप आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा. ये गलती है, लेकिन दिस कम्स विद अ लिटिल प्रैक्टिस. सो फॉर डिफ्रॉडिंग 28 बैंक्स टू द ट्यून एट नहीं होता है, ट्यून ऑफ 22,800 करोड़ रुपीज. सो इट शुड बी ऑप्शन डी. सो it has been booked by CBI for defrauding 28 banks to the tune of 22,800 crore rupees. So option D is your clear answer. चले गाइस, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. अब हमें क्या दिया हुआ, क्लोज टेस्ट दिया है और हमें देखना है कि क्या सही यहाँ पे बैठता है. तो लेट्स सी. The Indian Premier League auction held over the weekend at Bengaluru reflected financial dash and fresh hopes that a league dash in spirit and international in flavor can cope with 2 pandemic years and still remain economically dash is a pointer to its marketing dash and strong financial underpinnings. Positive tone hai iski. Nearly 552 crore and 551 crore to be dash was spent by 10 franchises as they sought to dash their squads with a bouquet of players with varied skill sets. So the Indian Premier League auction held over the weekend at Bengaluru reflected financial adversities, financial pressure, financial burden या financial heft, उनमें कितनी ताकत है. So the clear answer is financial heft and fresh hopes that a league dash in spirit, private in spirit, state in spirit, local in spirit, domestic in spirit. Local नहीं, domestic it should be. Okay, that a league domestic in spirit and international in flavor. Yes, तो domestic और international का combination बनता है ना. तो domestic in spirit and international in flavor can cope with 2 pandemic years and still remain economically robust, economically mild, lethargic is थका हुआ, fragile जो जल्दी टूट सकता है नहीं. तो it remains economically robust is a pointer to its marketing dash, marketing terminate, marketing discontinuity, marketing functionality या marketing viability. Marketing viability, फंक्शनैलिटी तो फंक्शन करना होता है, लेकिन मार्केटिंग की कितनी वायबल है वो. तो इट रिमेन्स इकोनॉमिकली रोबस्ट एंड इज अ पॉइंटर टू इट्स मार्केटिंग वायबिलिटी and strong financial underpinnings. Nearly 552 crore, 551.7 crore to be dash, to be relatively
टू बी प्रिसाइज, रफली, टू बी अप्रॉक्सीमेट, टू बी प्रिसाइज होना चाहिए था, टू बी प्रिसाइज, रफली तो उसने स्पेसिफिक नंबर दिया, टू बी स्पेसिफिक या टू बी प्रिसाइज, was spent by 10 franchises as they sought to dash their squads, bolster, undermine, undermine होता है किसी को मतलब वो वीक करना, enhance देयर स्क्वाड्स या वैलिडेट, नहीं तो ये बोस्टर या एनहांस आ सकता था। तो देखते हैं कि इतना करोड़ टू बी प्रिसाइज वाज स्पेंट बाय 10 franchises as they sought to dash their squads with a bouquet of players with varied skill sets as they enhance their squads या as they bolster their squads with enhance, तो किसी आई थिंक बोल्स्टर होता है स्ट्रेंथन करना, इनहैंस करना उसको आगे बढ़ाना, लेकिन बोल्स्टर होता है उसको स्ट्रेंथन करना। सो दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर स्क्वाड्स विद अ बुके ऑफ प्लेयर्स विद वेरिड स्किल सेट। सो आई थिंक ऑप्शन ए इज योर क्लियर आंसर। सो ऐसे आप गाइस एक बार पूरा पढ़ के क्लोज टेस्ट को और फिर उनको आंसर करना होता है आपको, ताकि यू गेट द कॉन्टेक्स्ट राइट। ठीक है, चलेगा इस नेक्स्ट। अब इसमें हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन दिए, हमें सेंटेंस को 5 पार्ट में ब्रेक किया और हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो वी हैव टू फाइंड विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एररनेस। द क्वाड मिनिस्टरियल मीटिंग इन मेलबर्न meant to set the stage for a meeting by the leader of Australia, India, Japan, and the US later this year in Tokyo, ended with outcomes that showcased its positive agenda in the Indo-Pacific region. Guys, the Quad ministerial meeting, ministerial meeting अलग अलग देशों के हैं, तो meant to set the stage for a meeting by the leader of या by the leaders of, because by the leaders of Australia, India, Japan and the US, जो अलग अलग कंट्रीज के, तो it should be leaders of, not leader of. So leaders of Australia, India, Japan and the US later this year. So it should be option number B. मुझे तो दिख गया था पढ़ते ही, क्योंकि वो मुझे तो आइडिया रहता है, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग सच क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कम्युनल एंगल इज ओकेजनली एडेड as Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath did last week in branding West Bengal, Kerala or Kashmir, apparently for the high levels of politic power enjoyed by Muslims there. Politic power या political power? So it should not be politic, it should be political power enjoyed by Muslims there. Politic is a noun, whereas political is an adjective. So it should be apparently for the high levels of political power enjoyed by Muslims there. So it should be option number E. चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गर्ल्स हु पेटिशनड इन फेवर ऑफ हिजाब रिक्वेस्टेड द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन मंडे टू अलाउ देम टू वेयर इस्लामिक हेड स्कार्फ्स ऑफ द कलर ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म। द गर्ल्स है, द गर्ल्स हु पेटिशनड आना चाहिए इन फेवर ऑफ हिजाब, रिक्वेस्टेड द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन मंडे टू अलाउ देम टू वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मंडे को किया है, पास्ट की बात हो रही है, तो हु पेटिशनड आएगा यहाँ पर। द गर्ल्स हु petitioned in the favor of hijab requested the Karnataka High Court on Monday to allow them to wear Islamic headscarves of their color in the school uniform. So option A is your clear answer. चलिए guys, next question. Hundreds of people participated in a bull taming sport organized at Karlagatta village in Andhra's Chittoor district despite the government warning that action would be taken against the organizers. डिस्पाइट द गवर्नमेंट वार्निंग, गवर्नमेंट वार्निंग नहीं, गवर्नमेंट्स वार्निंग आएगा यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए था गाइस यहाँ पे? हंड्रेड्स ऑफ पीपल participated in a bull taming sport organized at Karlagatta village in Andhra Chittoor district despite the government's warning that action would be taken against the organizer, not despite the government warning, government's warning. So it should be option number D. So it should be apostrophe S, government की warning, गवर्नमेंट ने वार्न किया है, so that warning has been given out by the government, so it should be despite the government's warning that action would be taken against the organizers. So option D is the answer. Chale guys, next okay, in each of the following questions 4 words have been highlighted in bold. 4 word bold करके दें. These words may or may not be correctly spelt or inappropriate in the context of the sentence. तो हमें सही spelling या सही उसका context ढूंढना है इन words का. Okay, BJP leaders are questioning the intent of petitioners in the hijab row who were sinking in an urgent interim order on the issue. Who were sinking? सिंकिंग नहीं, सीकिंग आना चाहिए था यहाँ पे, सिंकिंग नहीं, सिंकिंग तो डूबना होता है. हु वर सीकिंग एन अर्जेंट इंटरिम ऑर्डर ऑन द issue, तो it should not be sinking, it should be seeking. So option C is your clear answer. Next question guys, a Kerala man builds a garden to prevent waste from accumulating beyond a bridge in Kozhikode.
अक्यूमुलेटिंग बियॉन्ड अ ब्रिज नहीं, अंडर अ ब्रिज, बीनीथ अ ब्रिज आना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे डी में क्या आना चाहिए था, अंडर या बीनीथ अ ब्रिज। सो ऑप्शन डी इज योर क्लियर आंसर। Next question, guys. The accused had allegedly entered into a conspiracy. The accused had allegedly entered into, वैसे एंटर के साथ इंटू यूज नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी चलो, हमें तो बोल्ड वर्ड्स को देखना है तो हम वो देखते हैं। द अक्यूज्ड हैड allegedly entered into a conspiracy with private suppliers to purchase non-store items at higher costs in exchange for illegal मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स। तो ये इलीगल की स्पेलिंग गलत है, इलीगल की स्पेलिंग इलीगल ये होती है, सो इट शुड बी illegal. Option C is your clear answer. And next question, guys. On February 14, 2019, Pakistan-based Jaish-e-Mohammed terror group had attacked a convoy of the CRPF in Pulwama in Jammu and Kashmir, killing 40 personnel of the force. टेरर ग्रुप हैड अटैक्ड की स्पेलिंग गलत है, अरे मैं भी जल्दी जल्दी में ऊपर से पढ़ गया था, ATTCAKED आएगा यहाँ पे, तो अटैक्ड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज योर क्लियर आंसर। ध्यान थोड़ा सा फोकस करोगे, यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमारे पास आता है पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पैसेज है, तो उसमें हमें दो वर्ड बोल्ड करके दिए हुए, एक तो गार्नर और एक स्टीप, यही है। और अब पहले गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, अपने कीवर्ड्स मार्क करो और फिर पैसेज पढ़ना है हमें। अच्छा, छोटा ही पैसेज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज पर द पैसेज, तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है वो हमें ढूंढनी है, ठीक है। व्हाई डिड द इंश्योरेंस कंपनी टेंड टू ट्रेड एट अ मल्टीपल ऑफ देयर एम्बेडेड वैल्यूज, कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी एम्बेडेड वैल्यूज के मल्टीपल पे क्यों ट्रेड कर रही थी, ठीक है, तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द पैसेज, ठीक है, ये भी पढ़ के समझ आएगा। हाउ कैन वी से दैट LIC हैज बीन इंक्रीजिंगली गिविंग स्पेस टू प्राइवेट प्लेयर्स इन बिटवीन 15-16 एंड 2021, तो हम कैसे कह सकते हैं कि LIC प्राइवेट प्लेयर्स को आने का जगह दे रही है, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए फ्रीडम दे रही है। हाउ वुड द कॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्ट्स बी अफेक्टेड एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, के कॉर्पोरेशन के प्रोस्पेक्ट्स कैसे अफेक्ट होंगे ये हमें बताना है। हमें एंटोनिम ढूंढना है गार्नर का और हमें सिनोनिम ढूंढना है स्टीप का, तो ये आपके क्वेश्चन थे। चलिए सब पैसेज पढ़ते हैं और आंसर करते हैं इनको। After much uncertainty, the LIC, Life Corporation of India, has filed its draft red herring prospectus DRHP with the Security and Exchange Board of India (SEBI). The initial public offering is for 31.6 crore shares or 5% of the government stake. As per the DRHP's, LIC's embedded value, a measure of the consolidated shareholders' value in an insurance company, has been estimated at rupees 5.3 lakh crore. The embedded value is this much. A measure of consolidated shareholder value in an insurance company has been this. While the offer price is yet to be disclosed, insurance companies typically tend to trade at a multiple of their embedded value. A successful fructification of the IPO by March would help the government achieve its scaled down disinvestment target of 78,000 crore, of which it has only been able to garner 12,000 crore so far. So that is the reason that they typically tend to insurance companies typically tend to trade at a multiple of their embedded values. As of March 31, 2021, LIC had a 66.2% market share in new business premiums, a 74.6% share in individual policies issued, and 81% share in the number of group policies issued for 2021. Though increasingly LIC has been ceding space to private players, between this and this, private sector life insurance players saw their premiums grow at 18%, while LIC's premium grew at 9%. ठीक है, क्योंकि उनका जो इंश्योरेंस, जो उनका वो है प्रीमियम है, वो 18% से बढ़ा है, जबकि LIC का प्रीमियम 9% से बढ़ा है। इंडिया इज स्टिल एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट. डिस्पाइट दिस वी कैन से इंडिया स्टिल एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट. द कंट्रीज इंश्योरेंस डेंसिटी इज मच लोअर देन दैट ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज, विच इंडिकेट्स स्कोप फॉर ग्रोथ. While a listing on the exchanges will open LIC's governance structures and investment decisions to public scrutiny, continued government interference in its decision making will affect the corporation's prospects. The steep discounts that the public sector companies trade at when compared to their private sector counterparts is a reflection of this pattern. Considering that LIC is a custodian of the
of the policyholders' money, the government must resist the temptation of using its coffers for its own purpose. It's a custodian of policyholders' money. The government must resist the temptation of using its coffers for its own purpose. Okay. चलिए अब देखते हैं गाइस क्या इसमें ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बताना है हमें यहाँ पे. विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ LIC ऑफ इंडिया इज ऑफ फॉर 31.6 करोड़ शेयर्स. ये दिया हुआ है क्लियरली आई थिंक 31.6 करोड़ शेयर्स. ये रहा. यस ये तो ठीक है. दिस इज करेक्ट. द कंसोलिडेटेड शेयर होल्डर्स वैल्यू in an insurance company has been estimated at 5.39 lakh crore. Estimated 5.3 lakh crore. This is also given. The initial public offering of the life insurance corporation is 5% of the government's borrowing. Is it government's borrowing? 5% of the government's stake, not government's borrowing. It should be 5% of government's stake. So this is incorrect. The statement says 5% of government's borrowing. So this is incorrect. So option 3, only 3 is incorrect, guys. Right. Chaliye, next question. Why did the insurance company tend to trade at a multiple of their embedded values? Because the companies failed to evaluate the exact value of the IPO, because the price is still fluctuating in Indian market, because the offer price is not revealed in the market, because the insurance company is not sure about the prices of the IPO. So देखते हैं एक बार इसमें क्या दिया हुआ था. While the offer price is yet to be disclosed, insurance companies typically tend to trade at a multiple of their embedded value. So that is, the prices not sure about the prices, so that's why they tend to trade at a multiple value. So option D is your clear answer, because the insurance company is not sure about the price of the IPO. Next question. Which of the following statements is correct in context of the passage? LIC had a 66.2% market share in new business premiums of 2020-2021. 66.2%. New business premiums, right? So this is correct. LIC had a 74.6% share in the number of group policies issued for 2021. 74.6% group policies issued. 74.6. Individual, not group. This is individual policies issued, not group policies. So this is incorrect. And I think 81.1% share in individual policies issued for 2021. No, this is opposite. So 81 is in group policies and 76 in individual policies. So only option A is correct here. So only option A is valid here. These options are invalid. So option 1 is the correct answer. Alright guys, next question. How can we say that LIC has been increasingly giving space to private players in between this and this? Private players with their innovative techniques captured the premium market smoothly. LIC failed to maintain the premiums in the Indian market, thus giving it up to private players. There is an inverse relation between the premiums of the private players and the LIC premium. The growth in the premiums of private players is higher as compared to LIC premium. Yes, that was the reason. If the premium of private players was 18%, whereas premium for LIC was 9%. So that is the that is the proof that LIC has been giving space to private players in this time frame. Next question, guys. How would the corporation's prospects be affected as per the context of the passage? Scope of growth is not there, thus affecting the corporation's prospects. Investment decisions will affect the decision making and corporation's prospects. The continued government interference will affect the corporation's prospect. No guys, it's not that government is interfering. It says it should not interfere. So scope of the growth is not there. I don't think it's correct. The scope is not there. Investment decisions will affect the decision making in corporations prospects. In investment decision, this is not even mentioned. So I don't think any of these is the answer for the prospects to be affected by. So none of the above is the correct answer here, guys. All right, the correct antonym of the word garner. Garner, let's look at the passage now once again. Garner, here it is, first paragraph, last line. A successful fructification of IPOs by March would help the government achieve its scale down investment target of 78,000 crore, of which it has only been able to garner. That means to be able to collect that amount of money. So antonym, garner is to collect, congregate is collection, collect again synonym, gather again synonym, dissolve is the antonym. So we have to find the opposite word. So dissolve is the correct antonym for garner. Garner is to collect, dissolve is to lose. And last question, guys, the correct synonym for the word steep. Steep is deep. So deprived,
excessive, moderate, void is empty, deprived is when you don't have something, but the steep is excessive when something is very deep, very excessive. So option B is the correct answer here, guys. So this was your previous year paper for NABARD grade A phase 1 for English language for the year 2023. हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, क्या आप NABARD ग्रेड ए का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पिछले साल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या था, और आपको अगर अपने इस साल की तैयारी करनी है NABARD ग्रेड ए एग्ज़ाम की, तो आपको कौन से सेक्शंस है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए? तो गाइज, आज हम इसी के लिए आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 2024 में जो NABARD ग्रेड ए एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम आपके साथ आज उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने लेके आए हैं, और वो हम आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बट गाइज, सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। और गाइज, इसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एक NABARD ई बुक का, NABARD ग्रेड ए ई बुक का लिंक भी मिलेगा। गाइज, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एग्जाम, जिसमें आपको हर चीज़ मिलती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि क्या सिलेबस है पूरा, क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या पूरा एनालिसिस है, क्या ट्रेंड रहा है, कैसे सेक्शंस आपको प्रिपेयर करना चाहिए, एक पूरा प्लान जो आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस ई बुक इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गो डाउनलोड दिस ई बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। इसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस आपके लिए, और इसको अच्छे से ज़रूर चले गाइस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा आपको। तो पहले क्वेश्चन थे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइंड। एक वर्ड आपको बोल्ड करके दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड और या बोल्ड वर्ड टू मेक द सेंटेंस कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। इसका हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है। चलिए, तो द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम्स टू ब्रॉडन द कंपनीज रीच इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम्स टू ब्रॉडन, मतलब उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ऑप्शन क्या है गाइस? वाइडन, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो सकता, नैरो, नैरो भी नहीं हो सकता, कन्फाइन भी नहीं हो सकता। आई थिंक द राइट आंसर हियर इज वाइडन। रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? रोक देना। नैरो क्या होता है? तंग कर देना, मतलब भीड़ा कर देना। और कन्फाइन होता है बिल्कुल उसको लिमिटेड कर देना। तो ब्रॉडन का सही सिनोनिम बनता है यहाँ पे वाइडन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर acute understanding of market trends help the company stay ahead of its competitors। हर acute understanding मतलब वेरी फाइन अंडरस्टैंडिंग। तो सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं, एवरेज अंडरस्टैंडिंग नहीं, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं। प्रोफाउंड मतलब उसकी जो डीप, बिल्कुल फाइन नॉलेज थी मार्केट ट्रेंड्स की, उसने उसकी कंपनी को अफ्लोट रखा, मतलब इट हेल्प्ड हर कंपनी टू स्टे अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। सो द राइट आंसर इज प्रोफाउंड। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। The board was impressed by the CEO's innovative approach to solving the crisis। The board was impressed by the CEO's innovative क्या होता है इस नई अप्रोच, एक मतलब डिफरेंट, न्यू, यूनिक। ठीक है, इनोवेटिव मतलब पाइनियर्ड अप्रोच। तो उसने ऑप्शन दिया क्रिएटिव, यस। ट्रेडिशनल, पुरानी नहीं, आउटडेटेड नहीं, जो पुरानी है नहीं, कन्वेंशनल भी होता है, पुरानी नहीं। गाइस, तो सही आंसर है CEO's क्रिएटिव अप्रोच टू सॉल्विंग द क्राइसिस। तो गाइज, इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, आपको ये अब फील होगा कि सर ये तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपकी तैयारी ऑनलाइन मतलब इन लाइन है, तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर प्रेपरेशन इन दिस, राइट। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट सक्सेस वॉज लार्जली ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो द प्रोजेक्ट सक्सेस वॉज लार्जली ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत सोची समझी। तो रैंडम नहीं, टेक्निकल नहीं, टेक्टिकल यस, बिल्कुल सही है। डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं, अनप्लान्ड नहीं। द राइट आंसर इज टेक्टिकल। टेक्टिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेटेजिक, बिल्कुल जो सोच समझ के, टैक्ट के साथ। टैक्ट क्या होता है गाइस? बिल्कुल स्किल के साथ, मतलब बिल्कुल अच्छे से उसको प्रिपेयर करके। तो दैट इज टेक्टिकल या स्ट्रेटेजिक। वेरी वेल डन गाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, अब हमें डबल फिलर्स आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो हमें वो बेस्ट पेयर ऑफ वर्ड ढूंढना है इनमें से हमें, जो यहाँ पे फिट कर
सकता है इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू इट्स डैश स्कोप एंड डैश एनालिसिस। लिमिटेड रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब नेगेटिव है ना, तो लिमिटेड स्कोप एंड थरो एनालिसिस नहीं, ब्रॉड स्कोप एंड सुपरफिशियल एनालिसिस हो सकता है, नैरो स्कोप एंड डिटेल्ड एनालिसिस नहीं, डिटेल्ड और थरो एनालिसिस होगा तो फिर रिजेक्ट क्यों होगा, एक्सपेंसिव स्कोप एंड कर्सरी एनालिसिस यस, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस नहीं। तो गाइस दो बन सकते थे इसमें, ब्रॉड स्कोप एंड सुपरफिशियल एनालिसिस, मतलब बहुत वाइड स्कोप है उसका और ऊपर ऊपर से एनालिसिस किया गया है, या एक्सपेंसिव ब्रॉड स्कोप, स्कोप ब्रॉड नहीं होता गाइस, ठीक है, एक्सपेंसिव इज आई थिंक इज द बेटर वर्ड, एक्सपेंसिव मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, तो एक्सपेंसिव स्पोक एंड कर्सरी मतलब नाम नाम की जो उसकी एनालिसिस की गई थी, इसलिए उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो राइट आंसर इज एक्सपेंसिव एंड कर्सरी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स डैश कस्टमर सर्विस एंड डैश प्रोडक्ट क्वालिटी। द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस एंड पुअर नहीं, पुअर होगी तो फिर जानी क्यों जाएगी, मीडियोकर कस्टमर सर्विस नहीं, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड कंसिस्टेंट यस, एवरेज कस्टमर सर्विस नहीं, अनप्रिडिक्टेबल द राइट, सुपीरियर कस्टमर सर्विस एंड लो प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं गाइस, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एंड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। Next question guys, to achieve its goals the organization must dash its operations and dash its strategies. To achieve its goals the organization must complicate its operations, complicate करके and simplify a strategy, कि मतलब ऑपरेशन को कॉम्प्लिकेट करो और स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करो नहीं, स्ट्रीमलाइन इट्स ऑपरेशंस एंड रिफाइन इट्स स्ट्रैटेजीज यस, डिसरप्ट ऑपरेशंस एंड मैनेज नहीं, कॉन्स्ट्रेन मतलब रोक देना, एंड डेवलप इट्स स्ट्रैटेजीज, एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस एंड फोकस इट्स स्ट्रैटेजीज, फोकस ऑन हो सकता था लेकिन अकेला फोकस तो नहीं आ सकता, constraint भी नहीं आ सकता, आई थिंक द राइट आंसर इज स्ट्रीमलाइन इट्स ऑपरेशंस एंड रिफाइन इट्स स्ट्रैटेजीज, यही बनता है, बाकी सारे अपने आप ही विद द चॉइस एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कुछ नए क्वेश्चन आए गाइस, उसने एक फ्रेज बोल्ड करके दिया है हमें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच यूजेस द फ्रेज करेक्टली, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द गिवन फ्रेज इन अ contextually appropriate manner। द फ्रेज बाय एंड लार्ज किस में सही यूज हुआ है वो देखना है हमें, चलो गाइस, बाय एंड लार्ज बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, ब्रॉडली मतलब जनरली, मतलब मोटा मोटा, जिसको मतलब कवरिंग एवरीथिंग, बाय एंड लार्ज मतलब पूरा संपूर्ण रूप से, जिसको हम बोलते हैं ना उसको बोलते हैं बाय एंड लार्ज। तो बाय एंड लार्ज द कंपनीज एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स हैज बीन अ स्ट्रेटेजिक सक्सेस, ओके। द न्यू पॉलिसी इज बाय एंड लार्ज अ पॉजिटिव चेंज बट देर आर सम कंसर्न्स, फिर पूरा फिर तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, ऑल्दो द टीम डिड वेल बाय एंड लार्ज दे मिस सेवरल की डेडलाइंस नहीं, द मैनेजर्स अप्रोच वाज बाय एंड लार्ज इनफेक्टिव इन एड्रेसिंग द कोर इश्यूज, बाय एंड लार्ज पूरा नहीं, बाय एंड लार्ज द प्रोजेक्ट आउटकम वाज डिसअपॉइंटिंग नहीं गाइस, बाय एंड लार्ज मतलब होता है कि पूरी तरह से संपूर्ण मात्रा में, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, बाय एंड लार्ज द कंपनीज एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स हैज बीन अ स्ट्रेटेजिक सक्सेस, ठीक है, बाय एंड लार्ज मतलब संपूर्ण रूप से पूरी जो बात कही जाती है। नेक्स्ट गाइस, टू कॉल द शॉट्स, टू कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है, मतलब डिसीजन लेना, टू कॉल द शॉट्स मतलब डिसीजन लेना, कोई डिसीजन बताना या कन्वे करना, सो ही इज कॉलिंग द शॉट्स या द बॉस इज कॉलिंग द शॉट्स, मतलब वही सारे डिसीजन लेते हैं। चलिए अब देखते हैं किस सेंटेंस में इसको सही यूज किया है, इन द न्यू प्रोजेक्ट द सीनियर कंसल्टेंट विल कॉल द शॉट्स ऑन ऑल मेजर डिसीजंस, ओके। द मैनेजर वाज अनश्योर ऑफ हाउ टू कॉल द शॉट्स इन द मीटिंग नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉइज टू कॉल द शॉट्स ड्यूरिंग द वर्क आवर्स नहीं, द टीम इज एक्सपेक्टेड टू कॉल द शॉट्स व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग डेडलाइंस नहीं, in the meeting it was clear that nobody was willing to call the shots on the new plan नहीं guys, I think option A is the correct answer कि भाई डिसीजन कौन लेगा, तो the senior consultant will call shots on all major decisions। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो बातचीत शुरू करने को हम क्या बोलते हैं, टू ब्रेक द आइस। चलिए गाइस तो देखते हैं टू ब्रेक द आइस का मतलब कहाँ से यूज हुआ है। To break the ice with the new clients, the team organized a networking event. To break the ice with the new client, the team organized a networking event. Okay, yes. He attempted to break the ice by sharing his experiences with similar projects. He attempted to break the ice by sharing नहीं, बट मतलब किसी दूसरे से होता है to break the ice मतलब गाइस कि सामने वाले को कुछ से बातचीत शुरू करना, जब आप कंफर्टेबल नहीं होते, दोनों नए पहले बार मिलते हैं तो इनिशिएट करना बातचीत, उसको बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, द वर्कशॉप फैसिलिटेटर यूज्ड अ गेम to break the ice and encourage participation. Yes, they hoped that the new policy would break the ice with partners and foster better collaboration. नहीं,
द मेन गोल वॉज टू ब्रेक द आइस एंड क्विकली स्टैब्लिश ट्रस्ट विद द न्यू स्टेक होल्डर्स, ये हो सकता है गाइस। अब देखना है ए सी या ई के सही क्या बनता है। टू ब्रेक द आइस विद द न्यू क्लाइंट्स द टीम ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्किंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत शुरू हो पाए। ओके, द वर्कशॉप फैसिलिटेटर यूज्ड अ गेम टू ब्रेक द आइस एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन। ओके, ये भी ठीक है। द मेन गोल वॉज टू ब्रेक द आइस quickly and establish trust with new stakeholders. ब्रेक द आइस मतलब एस्टैब्लिश ट्रस्ट वाली चीज़ नहीं आती इसमें, तो ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ए या सी में सही है गाइस। He used a game to break the ice and encourage participation. Yeah, to break the ice, the team organized a networking event से ब्रेक आइस ब्रेकिंग नहीं होगी गाइस। मेरे ख्याल से आइस ब्रेकिंग होती है जब सब पार्टिसिपेट करते हैं एक ही चीज़ में। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। द वर्कशॉप फैसिलिटेटर यूज्ड अ गेम टू ब्रेक द आइस, मतलब ताकि बातचीत की शुरुआत हो, एंड encourage participation. So that is breaking the ice. To initiate communication, इसको बोलते हैं to break the ice. Next है is to hit the nail on the head, मतलब बिल्कुल सटीक काम करना जो करने वाला होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। यस गाइस, तो यहाँ पे अब देखते हैं किस सेंटेंस में ठीक यूज हुआ है उसको। द कंसल्टेंट्स रिपोर्ट hit the nail on the head addressing the main issues with the strategy. तो मतलब the consultant's report hit the nail on the head addressing the main issues with the strategy. Okay, when discussing the project's direction her insights were expected to hit the nail on the head. नहीं, hit the nail on the head मतलब बिल्कुल सटीक काम करना। The feedback was noted but it did not hit the nail on the head regarding the team's performance. No, the presentation was designed to hit the nail on the head and appealed to the core audience. नहीं The analysis tried to hit the nail on the head by focusing on most critical market trends. Nahi guys, the right answer is option A. The consultant's report hit the nail on the head addressing the main issues with the strategy. कि बिल्कुल सटीक काम किया उसने, it hit the nail on the head. वेरी वेल डन गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमें कुछ क्या पूछा है। आइडेंटिफाई विच सेंटेंस शुड बी प्लेस्ड in the given position to form a coherent paragraph. Each question presents a list of sentences. Choose the sentence that best fits the position to create a logical and coherent paragraph. अच्छा, क्या पूछा है? Rearrangement type का question है guys. Which of the following sentences should be placed first टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ? इनमें फर्स्ट कौन सा होना चाहिए? चलो फर्स्ट तो ढूंढ लेते हैं। देखो, जो सेंटेंस में प्रोनाउन और कंजंक्शन होता है गाइस, याद रखना 99.99% वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होते, तो दिस इंक्लूड्स नहीं हो सकता। अफेक्टिव लीडरशिप ऑफन रिक्वायर्स द एबिलिटी टू बैलेंस वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ओके, अ लीडर मस्ट बी एडेप्ट एट नेविगेटिंग दीज चैलेंजेस, नहीं, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। मास्टरी ऑफ दीज स्किल्स, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सक्सेसफुल लीडरशिप इज नॉट सोनली अबाउट मेकिंग डिसीजंस बट ऑल्सो अबाउट गाइडिंग एंड सपोर्टिंग the team through complexities. Often requires, ये continuing बात है गाइस। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बनता है। सक्सेसफुल लीडरशिप, यही सबसे इंट्रोडक्टरी बात है इसमें। सक्सेसफुल लीडरशिप इज नॉट सोली अबाउट मार्केटिंग डिसीजन बट और अबाउट गाइडिंग। फिर बाद में उसने बोला कि इससे ये टू इंक्लूड मैनेजिंग टीम डायनामिक्स और ये फलाना दिमाग का, तो ऑप्शन ई इज द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी प्लेस सेकंड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए इनमें से? ओके, देखते हैं। द कंपनी सक्सेस इज ड्रिवन बाय इट्स कमिटमेंट टू इनोवेशन and customer satisfaction. Okay, to ensure continued growth, the company must focus on expanding its market reach. The team has been working diligently to implement these new strategies. तो ये तो first नहीं है। The senior leadership has been instrumental in achieving these milestones, ये भी first नहीं है। The board members were impressed with the detailed business plan presented, ये भी first नहीं है। I think first sentence इसमें A है। The company's decision is driven by its commitment to innovation and customer satisfaction. Second इसमें these new strategies, यहाँ these milestones, ये तो कभी कोई बात ही नहीं हुई है। The board members were impressed with the business plan presented, नहीं। To ensure continued growth, the company must focus on expanding its market reach. Yes, innovation and customer satisfaction है, तो I think B is the second sentence। फिर आएगा इसके बाद E, फिर आएगा हाँ, फिर आएगा बी और फिर आएगा आई थिंक इसमें सी। तो सेकंड सेंटेंस था इसमें ऑप्शन नंबर बी, हमें सेकंड ढूंढना था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर गाइस।
चलिए नेक्स्ट, फिर उसने हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस थर्ड टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, थर्ड कौन सा है इनमें से? ओके अब गाइज मैं होता तो ये, मैं पेपर में क्योंकि 1 मार्क्स मिलना था तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता पेपर में, अगर एग्जाम में होता तो, लेकिन यहाँ पे है तो चलो यहाँ तो सोल्यूशन मैं बता दूंगा आपको, बट एग्जाम में अगर 1 मार्क के लिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करने को मिल रहा है जिसमें इतना टाइम लगाना पड़े तो आई वुड स्किप इट फॉर लेटर, ठीक है। चलिए गाइस, effective leadership often requires the ability to balance various conflicting interests, okay, this includes managing team, ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता, in this area ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता, these skills ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता, successful leadership is not solely about making decisions but also about guiding and supporting team through complexities, ये आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हमारा, पिछले वाला भी यही था क्या, सक्सेस नॉट सोली अबाउट, यही था, मैं ऊपर नीचे कर रखा है सेंटेंस बट सेंटेंसेस वही हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस वही मिल रहा है हमें, इट्स नॉट सोली अबाउट मेकिंग डिसीजंस बट आल्सो अबाउट गाइडिंग एंड सपोर्टिंग टीम थ्रू कॉम्प्लेक्सिटीज, दिस इंक्लूड्स these skills, नहीं these skills के आई थिंक सेकंड होना चाहिए इसमें बी, दिस इंक्लूड्स managing team dynamics, addressing individual concerns and aligning objectives with the organizational goals. फिर उसने क्या बोला, फिर आई थिंक थर्ड होना चाहिए इसमें डी गाइस, मास्टरी ऑफ दी स्किल्स, स्किल्स की बात की थी ना उसने अभी सेकंड में, टीम डायनेमिक्स, इंडिविजुअल कंसर्न, सो मास्टरी ऑफ दी स्किल्स रिजल्ट्स इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। फिर आना चाहिए लीडर्स हु एक्सेल इन दिस एरिया foster a positive work environment and drive their teams towards success. लास्ट होना चाहिए, I think effective leadership often requires the ability to balance various conflicting interests. राइट, एंड आई थिंक या फिर मतलब हमें तो थर्ड ढूंढना है तो थर्ड हमें आई थिंक मिल जाता है, तो ऑप्शन डी इज माय थर्ड। तो फोर्थ या फिफ्थ में हम हो सकता है कि मतलब फिफ्थ ये शायद फोर्थ ये पहले हो और ये बाद में, मतलब ये फिफ्थ हो हमारा, तो सी फिफ्थ हो और ए हमारा फोर्थ हो, तो ई बी डी और फिर हमारा ए और सी, तो हमारा थर्ड इसमें जो बन रहा था, हाँ जी गाइस, तो आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या दिया है, इन ईच सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइंड, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच नीड्स टू बी इंटरचेंज्ड। अच्छा ये वर्ड रीशफल वाले क्वेश्चन है। चलिए गाइस, द कंपनी सक्सेस वाज एट्रीब्यूटेड टू इट्स एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स इनोवेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द कंपनी सक्सेस वाज एट्रीब्यूटेड टू इट्स एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स इनोवेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हैंडलिंग ऑफ, yes guys, so the company's success was attributed, resources innovation was attributed to its efficient handling of resources and its success in product development. Efficient, the company's innovation was attributed, yeah, success was attributed to its efficient handling, yeah, innovation handling तो नहीं हो सकता, resources handling of yeah, efficient handling of resources and its innovation in product development. Efficient resources, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, मेरे ख्याल से इन्होंने सेंटेंस में या कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। द सक्सेस, द कंपनी सक्सेस, ये तो ठीक है, वॉज एट्रीब्यूटेड टू इट्स इनोवेशन हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज, नहीं, एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ इनोवेशन, नहीं, सेंटेंस ऐसे बिल्कुल ठीक है, एंड इट्स इनोवेशन, सो आई थिंक इसमें नो इंटरचेंज आना चाहिए, वो ऑप्शन कहीं गड़बड़ हो गया इनसे शायद, तो इसमें नो चेंज आएगा, द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज। Next, his dedication to the project was appreciated by all and his contribution was seen as a major factor in the project's success. I think ये भी ठीक करके ही दिया हुआ है उन्होंने, his dedication to the project was appreciated by all and his contribution was seen as a major factor. तो his dedication to the factor appreciated, his contribution to the project अच्छा was appreciated by all and his dedication was seen as a major factor। तो dedication और contribution अच्छा ये ठीक है, इसमें हाँ इसमें गड़बड़ थी, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था his contribution to the project was appreciated by all and his dedication was seen as a major factor in the project's success। his नहीं his ठीक है, तो dedication और contribution का है, yes, so option E is the correct answer here. Yes guys, chaliye next, the department has made significant progress in improving its strategies for better performance and efficiency। The department has made significant progress in
स्ट्रैटेजीज इट्स इम्प्रूविंग, इसमें भी ये वही गाइस, नो चेंज है, द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज। ये गलत, इसमें एक ऑप्शन जो नो चेंज वाला होना चाहिए था ना, वो मिसिंग है शायद, इसमें वो गलत दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें सेंटेंस ये भी बिल्कुल ठीक था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है गाइस, द sentence contains an error, choose the option that indicates the error. If there is no error, select no error. Okay, despite of erroneous part ढूंढना है, error detection के question है। Despite of the team's rigorous preparation, the presentation did not meet the expected standards। despite के साथ गाइस, ये तो मुझे शुरू में दिख गया था, despite के साथ कभी off use नहीं होता गाइस, instead के साथ off होता है, in spite के साथ होता है, लेकिन despite के साथ कभी off use नहीं होता, तो despite अकेला use किया जाता है। तो despite the team's rigorous preparation ऐसे होना चाहिए था ये, the presentation did not meet the expected standards। next question guys, each of the department heads have been asked to submit their reports by the end of the week। हाँ जी गाइस, तो अब ये हमें ध्यान है गाइस, अगर ये सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी, एवरी, अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो याद रखना वर्ब हमेशा क्या यूज होती है गाइस, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव बीन नहीं, ईच ऑफ द डिपार्टमेंट हेड्स हैज बीन आस्क्ड आएगा यहाँ पे, तो एरर वाज इन द बी पार्ट, हैव बीन की जगह हैज बीन होगा। Next question guys, the company is looking forward to receive feedback from the clients on the new product। अब गाइस क्या गलती थी इसमें गाइस, अब looking forward के साथ गाइस याद रखना, look forward या looking forward to के बाद जो verb यूज होती है ना, वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं, वो ing फॉर्म में यूज होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, the company is looking forward to receiving feedback from the clients on the new product। तो the company is looking forward टू रिसीविंग होगा रिसीव की जगह पे, तो टू रिसीव नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू रिसीविंग, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, यूज टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, एवर्जन टू, इनके साथ हमेशा इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है गाइस, ये हमने एडवांस वर्ब में किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑन द न्यू प्रोडक्ट। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। चलिए गए, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रिवर्स रीडिंग से करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं हमेशा और फिर इनको सॉल्व किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो भी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। व्हाट प्रॉम्प्टेड द कीनियन गवर्नमेंट टू डिक्लेयर वॉर ऑन द रोज रिंग्ड पैराकीट। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड द कीनियन गवर्नमेंट, किस वजह से कीनियन गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था रोज रिंग्ड पैराकीट के ऊपर। ओके, व्हाट स्पेसिफिक डैमेज हैव द पैराकीट्स कॉज्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या डैमेज किया है पैराकीट्स ने, तो पैराकीट के ऊपर आई थिंक पैसेज होने वाला है। व्हाट मेजर्स हैड बीन प्रीवियसली अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द पैराकीट पॉपुलेशन, कि क्या मेजर्स लिए गए थे पहले पैराकीट पॉपुलेशन को रोकने के लिए, ये हमें ढूंढना है। डैमेज क्या किया है वो ढूंढना है। कीनियन गवर्नमेंट ने वॉर क्यों डिक्लेयर किया था वो ढूंढना है। ओके, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द न्यू स्ट्रैटेजी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, न्यू स्ट्रैटेजी में क्या इंक्लूडेड है हमें वो ढूंढना है। हाउ हैज द प्रेजेंस ऑफ पैराकीट्स अफेक्टेड द फार्मर्स फाइनेंशियली, के किसानों को कैसे फाइनेंशियली अफेक्ट किया है पैराकीट ने, वो हमें ढूंढना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का पर्पस क्या है वो हमें ढूंढना है। एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डू एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स प्ले, व्हाट रोल डू एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स प्ले इन द न्यू स्ट्रैटेजी, के नई स्ट्रैटेजी में एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स का क्या रोल होने वाला है वो हमें पता करना है। अच्छा, व्हाट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आर बीइंग कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या सोचे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो हमें बताना है। ओके, सारे ही फैक्चुअल क्वेश्चन थे ये, तो आई थिंक ईजी था काफ़ी। एंड फिर एक वर्ड है डेट्रीमेंटल का, उसने सिनोनिम पूछा है, और इन्फेस्टेशंस का एंटोनिम पूछा है। चले गाइस अब पढ़ते हैं। तो आई थिंक हमें पैराकीट और पैराकीट ने क्या किसान की फसलों को नुकसान किया है कीनिया में, आई थिंक ये पैसेज होने वाला है। तो पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर करते हैं। चलिए गाइस, in a surprising move, the Kenyan government has declared war on a bird species of Indian origin, the rose-ringed parakeet। अच्छा, इंडियन ओरिजिन का है ये। तो इन अ सरप्राइजिंग मूव द केनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अ बर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन बर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, द रोज रिंग्ड पैराकीट, विच हैज बीन कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज टू लोकल एग्रीकल्चर, कि लोकल एग्रीकल्चर को एक्सटेंसिव डैमेज दे रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। दिस वाइब्रेंट ग्रीन पैरट, अच्छा ये तोता होता है पैराकीट, दिस वाइब्रेंट ग्रीन पैरट नोन फॉर इट्स अडेप्टेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस हैज बिकम
become a significant pest in Kenya के जो अडेप्टेबल है और बड़ा इंटेलिजेंट होता है, जो हरा तोता होता है पैराकीट, ये कीनिया में एक पेस्ट बन गया है, ठीक है. द गवर्नमेंट्स डिसीजन कम्स आफ्टर ईयर्स ऑफ माउंटिंग एविडेंस शोइंग द डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दीज बर्ड्स ऑन क्रॉप्स, पर्टिकुलरली मेज एंड फ्रूट्स. के फ्रूट्स पे और मेज पे कितना बुरा प्रभाव डालते हैं पैराकीट्स, ये स्टडी से अब पता लग गया है. डेट्रीमेंटल मीन्स बुरा प्रभाव. चलिए गाइस, फार्मर्स हैव रिपोर्टेड लॉसेस इन देयर यील्ड्स ड्यू टू द पैराकीट्स वोरेशियस एपिटाइट, मतलब जो इतना भर भर के खाते हैं वो, एंड देयर एबिलिटी टू क्विकली मल्टीप्लाई, और बहुत जल्दी वो ग्रो कर जाते हैं. द बर्ड्स प्रेजेंस हैज आल्सो लेड टू इंक्रीज्ड कॉस्ट्स फॉर पेस्ट कंट्रोल मेजर्स, कि पेस्ट कंट्रोल मेजर्स की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं. और दूसरा, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ा है एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर, क्योंकि उनको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है. डिस्पाइट वेरियस अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अटेम्प्ट्स के बावजूद, इंक्लूडिंग ट्रैपिंग एंड रेलोकेशन एफर्ट्स, कि उनको पकड़ा भी जाए और रेलोकेट भी किया जाए, ये एफर्ट्स लगाने के बाद भी द प्रॉब्लम हैज परसिस्टेड, के प्रॉब्लम अभी भी खड़ी रही है, प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू टेक मोर ड्रास्टिक एक्शन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ रहे हैं. The declaration of war involves a comprehensive strategy including a nationwide culling program. Nationwide culling program है जिसमें, और public awareness campaigns हैं aimed at mitigating the impact of parakeets. The government is also collaborating with agricultural experts to develop long-term solutions to prevent future infestations. के आगे चल के भी ऐसी infestation ना हो, इसके लिए वो agricultural experts से long-term solutions develop करवा रहे हैं. This bold approach reflects the seriousness of the situation and the need for immediate and effective intervention to safeguard Kenya's agricultural interests. So this bold approach reflects the seriousness of the situation, कि war declare कर दिया उन्होंने, और and the need for immediate and effective intervention to safeguard Kenya's agricultural interests. चलिए guys, what prompted the Kenyan government to declare war on rose-ringed parakeets? The birds' attractive appearance? Nahi. The economic strain caused by crop damage? Yes. The success of previous relocation efforts? No. The lack of adaptability? Nahi. Public demand for a ban? Nahi. I think the economic strain caused by the crop damage. Next, what specific damage have the parakeets caused according to the passage? Damage to livestock? जानवरों को नहीं. Losses in crop yields, particularly maize and fruits? Yes. Contamination of water sources? No. Soil erosion? No. Destruction of infrastructure? No. Losses of crop yields, particularly maize and fruits. What measures had been previously attempted to control the parakeet population? Government subsidies for farmers? Nahi. Nationwide culling program? Yes. Trapping and relocation? International cooperation efforts? या public awareness campaigns? I think बाद में चलाई हैं उन्होंने. पहले उन्होंने क्या किया था? relocation और culling, nationwide culling program चलाया था उन्होंने. तो previously क्या attempt किया गया था, एक बार देख लेते हैं. हाँ, pest control. अच्छा, ये तो अभी किया है उन्होंने नेशन वाइड कलिंग. तो पहले इंक्लूडिंग ट्रैपिंग एंड रेलोकेशन वो पहले कर चुके हैं, डिस्पाइट वेरियस अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ट्रैपिंग एंड रेलोकेशन, द प्रॉब्लम हैज परसिस्टेड. तो सही आंसर है इसमें ट्रैपिंग एंड रेलोकेशन इज द करेक्ट आंसर. नेशन वाइड कलिंग प्रोग्राम तो अब बाद में शुरू किया है उन्होंने, व्हेन दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दिस स्पीशीज. चलिए गाइस, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द न्यू स्ट्रैटेजी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट? What is included in the new strategy declared by the government? A ban on all agriculture exports? Nahi. Expansion of birds' natural habitat, nationwide culling and public awareness campaigns? Yes. Introduction of new bird species? Nahi. Increased funding for international bird conservation? Nahi. Nationwide culling and public awareness campaign जो अब शुरू किया है. How has the presence of the parakeets affected the farmers financially? It has led to increased profits from crop sales. नहीं, it has a lower cost नहीं, higher cost for pest control. Significant economic stress due to crop losses and pest control costs. Yes. Additional revenue through bird watching tourism. नहीं. Improved soil fertility. नहीं. It has caused significant economic strain due to crop losses and pest control costs. Next, what is the purpose of the government's public awareness campaigns? To promote bird conservation? Nahi. To increase public knowledge about the parakeet's appearance? Nahi. To inform public about the impact of parakeets and the new control measures? Yes. To encourage the import of more exotic birds? Nahi. To provide financial assistance? No. To make the public informed about the parakeets, the impacts of parakeets and the new control measures. Next guys, according to the passage, what role do agricultural experts play in the new strategy? They are developing long-term solutions to prevent future infestations. Yes. They are leading nationwide culling program. No. They are handling public awareness campaigns. No. They are responsible for relocation efforts. No.
International bird, no. The correct answer is clearly option A, कि they are developing long-term solutions to prevent future infestations. Chaliye guys, next. What are long-term solutions? What long-term solutions are being considered by the government? Establishing protected areas for the parakeets, developing strategies to prevent future infestations, increasing the impact of parakeets for tourism, creating incentives for farmers to tolerate the birds, or restricting access to agricultural lands. Yes guys, I think correct answer is option B, developing strategies to prevent future infestations. यही long term solutions हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल होता है बहुत खराब. तो एडवांटेजियस नहीं, हार्मफुल नहीं, यस, बेनिफिशियल नहीं, न्यूट्रल नहीं, प्रोटेक्टिव नहीं. तो इसका सही आंसर बनता है डेट्रीमेंटल इज हार्मफुल. और दूसरा वर्ड क्या था? इन्फेस्टेशन. हाँ, मतलब पेस्ट का आ जाना. तो इन्वेजन हो जाना. एंटोनिम ढूंढना है हमें. चलो, आउटब्रेक, इन्वेजन नहीं, एक्सक्लूजन, स्प्रेड और अटैक. आई थिंक एक्सक्लूजन इज द राइट एंटोनिम. इन्फेस्टेशन होता है आउटब्रेक हो जाना, किसी चीज़ के महामारी का फैलना, और एक्सक्लूजन मतलब उससे बचे रह जाना. तो दैट इज द राइट आंसर. तो चलिए गाइस, ये थे आपके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई होप इन क्वेश्चंस आप सो गाइज, आई होप आप सबने ये PYQs की वीडियो अच्छे से कंप्लीट देख लिया होगा और हर क्वेश्चन को एनालाइज भी कर लिया होगा. तो आई होप ये हेल्प करेंगे आपको आपकी प्रिपरेशन में और ये डिसीजन मेकिंग में कि हमें कौन से क्वेश्चन है जो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन है जो हमें स्किप करने चाहिए. और उसमें भी जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उनमें छोटे क्वेश्चन पहले और बड़े क्वेश्चन बाद में. तो दिस एनालिसिस एंड दिस डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर strategy to understand and assess which questions to skip and which questions to attempt in the exam. So I hope this has helped you. Now guys, please do share your feedback with us on the given email ID hello@edutab.co.in. And before we wrap up the session, I would also like to inform you about the courses for next year. अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस. आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है edutab.in. आप edutab.in सर्च करिए एंड यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज. यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे. सेकंड नंबर पे है आपका NABARD ग्रेड ए कोर्सेज. इस पर क्लिक कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन, यू विल सी ऑल द कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू. तो 2026 पे आप क्लिक करेंगे और ये रहे आपके 2026 के कोर्सेज. सिल्वर कोर्स है जो फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराता है, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट और इंटरव्यू प्रिपरेशन. बट दिस इज ओनली फॉर फेज़ 2. ये है गाइज हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपका फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को कवर करता है, जिसमें आपको सभी स्टेजेस के लिए लाइव क्लासेस मिलती हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए. कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, समरी शीट्स हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है पूरी, और इंटरव्यू सेशंस इसके साथ इंक्लूडेड हैं. और आप अगर फ्री में, अगर आप अपने क्वालिटी को देखना चाहते हैं कि किस क्वालिटी कंटेंट कैसा है, तो यू कैन check this out and this is absolutely free of cost for you. So come join us and streamline your preparation with us, and I'm sure you will do wonders in the long run. So I hope this has helped you in your preparation. So this will give you a lot of confidence and this will boost your morale for the exam. So I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you. Thank you. Bye bye.